भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष इसलिए भाग नहीं ले सके क्योंकि जो सरकार ने जो 50 लोगों की जो लिमिट रखी थी उस करके जो है हमारे 68 ब्लॉक प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इस करके जो है हमने सिर्फ जिला अध्यक्ष और प्रदेश की कार्यकारिणी की जो है बैठक ली। आगे की विस्तृत जो संगठन की जो रूपरेखा है, जो आज की मीटिंग का एजेंडा है, वो भाई निगम भंडारी जी आपके समक्ष रखें। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का स्वागत करता हूं। आज नई प्रदेश यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी बनने के बाद ये आज हमारी पहली बैठक है। इसमें हमने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बुलाए हैं और साथ में 13 के 13 जो जिलों के अध्यक्ष हैं, वैसे 12 जिले हैं पर हमारे संगठन के 13 जिले बनते हैं, तो 13 के 13 जिलों के अध्यक्षों को बुलाया है और विधानसभा के 68 विधानसभा अध्यक्षों को भी हम इस आज की पहली बैठक में बुलाना चाहते थे, लेकिन सरकार की जो कोविड की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जो सरकार ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक कोई भी बैठक होगी उसमें 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होने चाहिए, तो उसको फॉलो करते हुए आज हमने परमिशन भी ली है। आज की इस बैठक की ऑनलाइन परमिशन भी हमारे पास है और इसमें 50 से ज़्यादा लोग हमने इकट्ठे नहीं किए हैं, सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी और जिलों के अध्यक्ष आज की बैठक में उपस्थित हुए हैं। जो सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की वीरभूमि देवभूमि के समस्त युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबको चुनकर निर्वाचित कर हिमाचल यूथ कांग्रेस की बागडोर संभाली। चाहे उसमें मैं स्वयं हूं, चाहे मेरे साथी यदुपति ठाकुर जी हों, चाहे अमित पठानिया जी हों, चाहे गोविंद जी हों, समस्त पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी को, जिलों के अध्यक्षों को और विधानसभा के अध्यक्षों को एक विश्वास जताते हुए सबने जो राहुल जी की एक सोच थी, जो 2008 में जो आंतरिक चुनावों को रखते हुए जो आंतरिक जो चुनाव होने थे उसमें जो राहुल जी की सोच थी, नेतृत्व चुनो नेतृत्व करो, उस पर समस्त प्रदेश के पूरे युवाओं ने मोहर लगाई है और राहुल जी की सोच को बढ़ावा देते हुए समस्त प्रदेश के युवाओं ने विधानसभा में अध्यक्ष, जिलों में अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के लोग और प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रदेश के उपाध्यक्ष पूरे के पूरे समस्त कार्यकारिणी को चुनकर भेजा है। इसके लिए समस्त पूरे युवाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हिमाचल प्रदेश की प्रभारी मैडम दामन बाजवा जी भी उपस्थित हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अमरप्रीत लाली जी आज आ नहीं पाए, उनका भी विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं सबसे पहले तो जो आज का ये क्षण है मेरे लिए काफी भावुक है, क्योंकि एक जनजातीय इलाके से संबंध रखता हूं और एक जनजातीय इलाके के लड़के को आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी की सोच, जो एक आंतरिक चुनावों को, जो आंतरिक चुनाव 2008 में जो शुरू किया राहुल जी ने, उसी सोच को आज युवाओं ने मोहर लगाते हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष चुनकर भेजा है और साथ ही साथ मैं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलाउद्दीन जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे जनरल सेक्रेटरी अमरप्रीत लाली जी का, सेक्रेटरी इंचार्ज दामन बाजवा जी का और विशेष तौर पर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव शुक्ला जी का भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबको एक मौका दिया और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसको समाप्त करते हुए हम सबको अलग अलग पदों पर मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करके भेजा और मेरे साथी यदुपति ठाकुर जी को कार्यवाहक अध्यक्ष निर्वाचित करके भेजा और नंबर 3 पे जो हमारे साथी अमित पठानिया जी हैं, इनको
प्रदेश का उपाध्यक्ष निर्वाचित करके भेजा। तो मैं विशेष तौर पर राजीव शुक्ला जी का दिल के गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व का 6 बार के मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी का, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी का, सीएलपी के नेता हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी का, पूर्व में अध्यक्ष रहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, पूर्व में अध्यक्ष रहे ठाकुर कौल सिंह जी का, और सीनियर मंत्री हमारे जीएस बाली जी का, और एआईसीसी में सचिव आशा कुमारी मैडम, एआईसीसी में महासचिव आशा कुमारी मैडम जी का, और सुधीर शर्मा जी का एआईसीसी सचिव, और राजेश धर्मानी जी का, और कालिया जी का, रोहित ठाकुर जी का, सोनलाल ठाकुर जी का, और समस्त जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने, हर्षवर्धन जी का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस चुनाव में, और चुनाव से पहले भी हमारा लगातार मार्गदर्शन करते रहे। तो समस्त हिमाचल प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी के सहयोग से आज हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के तजुर्बे को लेते हुए, आप लोगों के होश को और युवाओं के जोश को दोनों को मिलाकर हम संगठन को नई ऊंचाइयों पे लेकर जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश की जनता की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। और साथ ही साथ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई मनीष ठाकुर जी का, जिन्होंने संगठन को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई विक्रमादित्य सिंह जी ने संगठन को एक नई मजबूती प्रदान की, और उसी मजबूती की कड़ी को आगे ले जाते हुए भाई मनीष ठाकुर जी ने उससे मतलब कि उस कड़ी को आगे ले जाते हुए संगठन को और मजबूती प्रदान की। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेरी जो पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी जो है, और जो जिलों के अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष है, जिस ऊंचाई पर मनीष ठाकुर जी ने संगठन को पहुंचाया है, उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हम हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के संगठन को पहुंचाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा था, सबसे पहले तो पंचायती राज हमारे समीप है, सबसे नजदीक पंचायती राज के चुनाव है। तो आज की इस बैठक में कुलदीप राठौर जी ने भी कहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पंचायती राज में मौका मिलेगा। और जिस दिन हमारी अनाउंसमेंट हुई थी दिल्ली में, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला जी ने भी कहा था कि भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नए युवाओं को पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करें, और जो भी हर संभव मदद कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो पंचायती राज के चुनाव हमारे नज़दीक है। तो 20 तारीख से पूरे प्रदेश कार्यकारिणी के जो हमारे साथी हैं, विधानसभाओं में जाकर पंचायती राज के सम्मेलन करेंगे, युवा पंचायत सम्मेलन करेंगे, जिसको हमने नाम दिया युवा पंचायत सम्मेलन। और मैं खुद 20 तारीख से प्रतिदिन 2 विधानसभाओं में कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर जाके युवा पंचायत सम्मेलन करूं, और हो सके तो हर रात किसी गांव में जो भी हमारे पंचायत के जो नुमाइंदे होंगे जिनको पार्टी लड़वाएगी, उनके प्रचार में हम दिन रात मेहनत करेंगे। और उसके बाद आज का जो भारतवर्ष का जो सबसे मुख्य जो मुद्दा है, किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन को लेते हुए देखो, मैं बताना चाहूँगा कि भी भारतीय युवा कांग्रेस, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, दिल्ली के सभी बॉर्डरों पे लगातार युवा कांग्रेस के टीम के साथ लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये इस प्रकार की मदद है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है किसानों का, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। और इस देश के अन्नदाते को देखते हुए जो देश के अन्नदाताओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मोदी सरकार ने किया, जब ये किसान कानून जो एक काला कानून जो मोदी सरकार ने जब ये लागू किया, तो उस टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो भारत के किसान थे उनको विश्वास में लेना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। और मोदी सरकार कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये जो किसान जो कानून लाया गया है, इससे बाजार में उत्साह का माहौल है। मैं बताना चाहूँगा किस प्रकार का उत्साह का माहौल है। ये उत्साह का माहौल किसके लिए, किसानों के लिए है या कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ चंद लोगों के लिए है?
अगर उत्साह का माहौल है तो आप बताइए कि किसान अपनी तीन तीन पीढ़ियों के साथ बॉर्डर पे दिन रात वहां पर संघर्ष कर रहा है, और दिन रात वहां पर सरकार के द्वारा जो भी उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे लाठी चलाई जा रही है, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, चाहे पानी फेंका जा रहा है, और लगातार सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये किस प्रकार का उत्साह का माहौल है। बड़े ही शर्म की बात है कि देश के अन्नदाताओं के साथ, जिस देश के अन्नदाताओं के किसान की फोटो एक समय होता था नोटों पे होती थी, आज वही किसान आज सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि ये किस प्रकार का आपका न्याय है। जो किसान आज पूरे देश को चला रहा है, वो किसान आज सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, और आप उनकी बातों को सुनने तक के लिए राजी नहीं है। ये तो मैं हिमाचल प्रदेश के भी किसानों से मैं निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में भाग लें। ये तो अभी किसानी की बात है, आने वाले समय में ये जो काला कानून है बागवानी की तरफ भी बढ़ सकता है, और बागवानी की तरफ बढ़ेगा तो सोचिए कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 5 से 6 जिले ऐसे हैं जो बागवानी पर आश्रित है। और किसानी की बात करो तो सिरमौर में देखिए आप अदरक, ठीक है, ऐसे अदरक जैसी कई सारी ऐसी खेती मतलब की जाती है कहीं ना कहीं। और मैं बताना चाहूंगा, अगर ये काला कानून अगर मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया तो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश की जो पूरी टीम है, माननीय हमारे प्रभारी लाली जी और दामन बाजवा जी के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच करेगी, और इस किसान आंदोलन के लिए बढ़ चढ़कर इन किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और साथ ही साथ किसान आंदोलन के बाद जो हमारा इस पंचायती राज चुनाव के बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, मैं बेरोजगारी के लिए बताना चाहूंगा, जब ये जयराम सरकार जब सत्ता में आई थी, उससे पहले जब चुनाव चले थे, उन्होंने वादा किया था, तो सबसे बड़ा उन्होंने वादा किया था कि हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। नौकरी देना तो दूर की बात, जब इस कोविड के काल में जब बाहरी राज्यों से जिन लोगों की नौकरी छीनी गई, वो लोग वापस प्रदेश में आके सरकार से गुहार लगाते रहे कि भाई हमारी नौकरियां छीन गई, हमें कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कीजिए, कहीं रोजगार दीजिए। तो सरकार ने कहा था कि जितने भी लोग बाहर से जिनकी नौकरियां छीन गई हैं, उनको आके हम उनका एक डाटा तैयार करेंगे कितने लोगों की नौकरियां छीन गई हैं। नौकरियां देने तो दूर की बात है कि उनका अभी तक कागजों में मतलब कि उनका डाटा तक तैयार नहीं किया गया है। बड़ी ही शर्म की बात है कि भी आज हिमाचल प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है, 20 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। और बेरोजगारी के मुद्दे पे युवा कांग्रेस का जो भी मतलब कि कदम रहेगा, हमारा सबसे पहले हम प्रथम चरण में पद यात्रा आयोजित करेंगे विधानसभा वाइज। पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी जिलों के वाइज, और उन सबको देखते हुए पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, मैं स्वयं खुद अपने टीम के साथ प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में पदयात्रा करेंगे विधानसभा वाइज। और द्वितीय चरण में हमारा जो भी भाजपा के जो विधायक हैं, उनके घर जाकर उनसे मिलकर उनके घर के बाहर डेरा लगाकर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे कि भाई जो आप लोगों ने युवाओं के रोजगार की जो बात कही थी वो कहाँ है रोजगार। और तृतीय चरण में हमें जरूरत पड़ी तो प्रदेश के मंत्रियों और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी हम घेराव करने से गुरेज नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, रोजगार के लिए वो क्या कर रहे हैं, अगर इन सवालों से अगर वो भागे तो आने वाले समय में प्रदेश युवा कांग्रेस मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी। और जो आज के समय में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा भी है और सबसे बड़ी जो महामारी प्रदेश क्या मतलब कि जब लॉकडाउन आप लोगों ने किया था तो पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति ने आप लोगों की जो गाइडलाइन थी उसको प्रॉपर फॉलो किया, आप लोगों को प्रॉपर सहयोग किया। चाहे विभिन्न राजनीतिक दलों ने चाहे चंदे के रूप में सहयोग किया, चाहे मंदिर कमिटीज ने अपने जितना भी कोष था सब इस महामारी से लड़ने के लिए लगाया, और इवन तक कि बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार का सहयोग किया। अब मैं पूछना चाहूंगा कि कहाँ वो जितना भी वो जो चंदा इकट्ठा हुआ, जितना भी वो पैसा इकट्ठा हुआ, कि आप जनता के सामने सार्वजनिक करिए कितना इकट्ठा हुआ और वो कहाँ यूज हुआ। और बड़े ही शर्म की बात है कि इस जो पैसा इस महामारी के समय में जो इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको यूज करना चाहिए था, वो तो दूर की बात है। इतना बड़ा घोटाला पूरे देश में अगर सबसे पहले अगर इस कोरोना महामारी में घोटाला अगर निकला है तो वो हिमाचल प्रदेश में निकला है।
हिमाचल प्रदेश में जब इतना बड़ा घोटाला पीपी चाहे पीपी किट का घोटाला हो चाहे सैनिटाइजर का घोटाला हो, उस पर सिर्फ सरकार ने देखते हुए सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा, मतलब कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा, पर जब जनता ने पूछा या विपक्ष ने पूछा कि कहां मतलब कि वो पैसा यूज किया गया है, इस घोटाले में किन किन नुमाइंदों के नाम है, आज तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। प्रदेश युवा कांग्रेस हर कदम पर सरकार से हर एक मौत और हर एक उस पैसे का हिसाब लेगी जो जनता ने इस महामारी से लड़ने के लिए आपको दिया, दिल खोलकर मतलब कि आपका साथ दिया। और आज आप कहते हो कि भाई जो एक कोरोना महामारी फैल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उसके कारण फैल रही है। आप सारा का सारा दोष जनता पे थोप रहे हो। आप बताइए, जब जेपी नड्डा जी की रैली थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनकी रैली थी, तो आपने टारगेट दिया था कि 20,000 से अधिक लोग मतलब कि इकट्ठे होने चाहिए उनके स्वागत में, और 6 से 7,000 लोग इकट्ठे हुए। और आज आपने राजनीतिक संगठनों में जो भी राजनीतिक मीटिंग है उसमें आपने सिर्फ 50 की पाबंदी लगा दी, और शादियों में आप कहते हैं कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, आपको आपसे फाइन काटा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, उस रैली में कितने आपने मंत्रियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, कितने मंत्रियों से आपने फाइन लिया, कितने कार्यकर्ताओं से फाइन लिया? आज कम से कम 1.5 करोड़ से ज्यादा, जिस कोविड एक्ट में जो वायलेशन का जो फाइन है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा हो चुका है। आप सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार में बैठे हैं। युवा कांग्रेस पूछना चाहती है इस प्रदेश सरकार से और इनके मंत्रियों से, क्या सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार बैठी है? प्रदेश के विकास की आप बिल्कुल बात नहीं करते हो। आप सिर्फ अपना विकास देख रहे हैं, सिर्फ पैसा इकट्ठा करो और अपना विकास करो, लंबी लंबी गाड़ियां लगा रहे हो आप। इस महामारी में मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया? कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास हैं? कितने वेंटिलेटर आपके पास हैं? आज इस कोरोना महामारी में जो कोई जाता है उसको यही डर सताता है कि मैं जा तो रहा हूं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। बीच में तो एक दिन पूरा का पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ी थी। काफी सारे मरीजों ने हमें फोन किया कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहा, हमें प्लीज उपलब्ध करवा दीजिए, हमें डर लग रहा है कि हम मर ना जाए। आज पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल फैला हुआ है, और युवा कांग्रेस हर एक पैसे का और एक मौत का इस सरकार से हिसाब किताब लेगी, और सरकार को हिसाब किताब देना होगा। और आप ऐसे नहीं भाग सकते। आप कहते हैं कि भाई 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, आप विधानसभा का स्तर नहीं बुला रहे। 68 हमारे नुमाइंदे हैं, 68 हमारे विधायक हैं, आप उनके साथ सत्र बुलाने से भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप 6 और 7,000 की रैली करते हैं, क्यों आप विधानसभा का जो सत्र है वो नहीं बुला रहे? जो कोरोना कैपिटल आप बन चुका है हिमाचल प्रदेश में, तो शिमला शहर कोरोना कैपिटल बन चुका है, इन सब सवालों से आप भागना चाह रहे हैं। और युवा कांग्रेस हर एक सवाल का जवाब आपसे मांगेगी और आपको देना होगा। और साथ ही साथ ये सब तो पिछले 3 साल में जो भी सरकार का कार्यकाल रहा उससे संबंधित बातें कही हैं। अब मैं संगठन से संबंधित बातें कहना चाहूँगा कि आज हम सब बैठकर, मेरे साथ हमारे प्रभारी दामन बाजवा जी हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष यदुपति ठाकुर जी हैं, और अमित पठाने जी हैं, उपाध्यक्ष गोविंद जी हैं, गोल्डी जी हैं, और हमारे विभिन्न जिलों के अध्यक्ष हैं। सबके साथ बैठकर हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस हिसाब से जो कार्यभार है वो बांटा जाए। और इन नई जिम्मेदारियों के साथ मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के जो साथी हैं और जिलों के अध्यक्ष हैं और जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, और उन सब से उम्मीद करता हूं कि भी ये चुनाव खत्म हो गया है। अब जब तक चुनाव था तब तक हम आपस में प्रतिद्वंदी थे। अब चुनाव खत्म हो गया और हम सब ने एकजुट होकर काम करना है। हमारे प्रभारी अमनप्रीत लाली जी और दामन बाजवा जी के नेतृत्व में संगठन की मजबूती के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे मन में आपस में कुछ भी नहीं है। जब एक डिसीजन लिया गया था तो शुक्ला जी वहां बैठे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी बैठे थे और कृष्णा जी बैठे थे और दामन जी, लाली जी सब बैठे थे, और सहमति से तो सबको जिम्मेदारी आने वाले 2022 के चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और कांग्रेस की सरकार लाने की जो जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे लीडरशिप ने दिया है उसको हम बखूबी निभाएंगे। और विशेष तौर पर मैं हमारे पूर्व प्रभारी जगदेव गागा जी का भी धन्यवाद